रियल एस्टेट का मतलब क्या होगा? सबसे पहले हम नाम पे ही इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। तो डेफिनेशन जैसा मैंने बताया, रियल एस्टेट, ठीक है। रियल का मतलब होता है असली, यानी कि जो अचल, जिसे हम, या फिर असली, और एस्टेट मतलब संपत्ति, यानी कि असली संपत्ति या अचल संपत्ति, इसकी डेफिनेशन हो जाती है। रियल एस्टेट नॉर्मली 5 तरीके हम मानते हैं। अगर जो खाली पड़ी ज़मीन है उसको हम प्लॉट बोल देते हैं, और जो खेती वगैरह है तो उसे हम लैंड बोलते हैं। 5 तरीके से हम रियल एस्टेट को रखते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स? 5 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा हमारा ज़मीन जो बंजर और खेती, जो बंजर या खेती बोलते हैं हम जिसको। दूसरे में आएगा रेजिडेंशियल, जिसमें रहने के लिए लोग खरीदते हैं। अगर आपको कोई प्लॉट चाहिए तो प्लॉट आप इस मकसद से खरीद रहे हैं कि आज मैं इस प्लॉट को लूँगा, और प्लॉट को लेने के बाद इस जगह हम रहेंगे। तीसरा आता है कॉमर्शियल आता है कोई दुकान या अपना खुद का स्वयं का बिजनेस करने के लिए, है ना, जहाँ पर हम उन्हें अपना प्लॉट दे रहे हैं, जहाँ पर हम बेच रहे हैं, तो वो उस मकसद से उस जगह को खरीदना चाहते हैं ताकि हम कॉमर्शियल मकसद से अपनी बिजनेस या दुकान वहाँ पर लगा सकें। चौथा आता है इंडस्ट्रियल का मतलब होता है उद्योग, यानी कि फैक्ट्री या उद्योग लगाने के लिए, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, है ना। तो कंपनियों के हिसाब से ही काफ़ी सारे लोग उस जगह पे बिजनेस डालने के बारे में सोचते हैं कि हम यहाँ पर अपना इंडस्ट्रियल पर्पज से खरीदेंगे, और आज हम जिस प्लॉटिंग को खरीद रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में वो हिस्सा बन रहे हैं हमारा, उस मकसद से वो खरीदते हैं, और फिर आगे चल के उसको क्या करते हैं, उसमें फैक्ट्री और जो भी कारखाने उन्हें लगाने होते हैं। 5वां जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है गवर्नमेंट ओनर। समझना गवर्नमेंट ओनर क्या होता है। कहीं भी जो खाली जगह मिलती है जैसे, तो वो एक सरकार का हिस्सा रहता है, जैसे रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ऑफिस हो गया, तो वो कुछ गवर्नमेंट के ओनर में आते हैं। समझ में आ रहा है? तो कितने तरीके मैंने बताए? 5 तरीके। पहला आपका हो गया लैंड, जमीन, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट ओनर। 5 टाइप्स, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ आती है जब हम किसी इंसान को अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं? जब भी कोई भी क्लाइंट, एक्चुअली हमारे दिल्ली एनसीआर में आपने देखा होगा, कोई भी क्लाइंट जो हमारे जब आते हैं प्रॉपर्टी को या प्लॉट को देखने के लिए, तो कैसे आते हैं? वो आते हैं संडे को ही फ्री होते हैं ज़्यादातर, है ना। सबसे ज़्यादा हमारे क्लाइंट कब आते हैं? संडे को जब हम उनको आते हैं, वो यहाँ पर फ़ोन पे हमारी जो भी बात होती है हमें कुछ पता नहीं चलता, नहीं समझ पाते हम उनका क्या मकसद है क्या नहीं है। लेकिन जब यहाँ आने के बाद जब वो आपसे सवाल करते हैं तो आप उनसे सवाल करें, आप पूछें सर आपको मतलब किस मकसद से आप खरीदना चाहते हैं, रेजिडेंशियल पर्पज से। अब ऐसा भी होता है कि क्लाइंट को चाहिए रेजिडेंशियल पर्पज से, और आप उसको क्या समझा रहे हो? कॉमर्शियल पर्पज के हिसाब से। तो क्लाइंट का पर्पज जानना बहुत जरूरी है, फर्स्ट बात। दूसरी बात क्लाइंट का कितना बजट है वो भी चेक करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, क्लाइंट के पास बजट ही नहीं होता और आप उसको दिखा के रहते हो और मेहनत बहुत ज़्यादा कर लेते हो, फिर बाद में जब पता चलता है कि क्लाइंट चला गया, पसंद ही नहीं आया, तो जो आपकी अप्रोच होती है, जो उसको समझाने का तरीका होता है, वो गलत होता है आपका, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए उसको क्या चीज़ की ज़रूरत थी, किस मकसद से वो यहाँ पे आया था। तो ये जो पॉइंट है मैंने आपको बताया, इन पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर कोई भी स्टेट अगर डेवलप होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट बिजनेस से ही डेवलप होता है। जिस जगह सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट बिजनेस पहुँचे हैं, वो शहर, वो स्टेट आज बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। दिल्ली एनसीआर का अगर आप पहले जो पिछड़ा हुआ 10-20 साल पुराना इतिहास जब आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पहले रियल एस्टेट बहुत कम था, लेकिन जब से डीएलएफ ने कदम रखा, जब से देखो धमाल हो गया, है ना। तो रियल एस्टेट जिस जगह जम जाता है ना, वो स्टेट डेवलप हो जाता है। और आज आप गुड़गांव के आसपास देख लो, 110 सेक्टर से लेके आप इधर पूरा सोना से लेके उधर मानेसर तक, मानेसर से लेके आप दिल्ली बॉर्डर तक, चारों तरफ जब आप देखोगे ना, तो रियल एस्टेट पूरा फैल चुका है एक तरफ से। तो ये क्या है, आज कंपटीशन है, और आज आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप आज जब नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे। मैंने आपको बताया रियल एस्टेट गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा होता है, जो कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं हम लोग, जो कि गवर्नमेंट बैंक से लोन भी देती है, जैसे जिसे हम बोलते हैं ना होम लोन,
जब भी कोई क्लाइंट लेने आता है तो होम लोन लेता है गवर्नमेंट से, और उस पर क्या करता है, वो टैक्स पे करता है ना, जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकें, अपना कोई भी कॉमर्शियल पर्पज से या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज से कोई भी प्लॉटिंग या हमारे प्रोजेक्ट में आप हिस्सा ले सकें। अब हम आपको सिखाएंगे हाउ टू सेल, यानी कि बेचने का तरीका कैसा होना चाहिए आपका। क्लाइंट आ गया आपका, क्लाइंट ने बजट भी आपने चेक कर लिया, क्लाइंट से ये भी देख लिया कितने लाख तक का वो प्लॉट लेने के लिए आया हुआ है, क्या डाउन पेमेंट क्या उसका, ईएमआई फैसिलिटी भी आपने समझा दी, उसने होम लोन ले रखा है या नहीं ले रखा, क्या लोन के बारे में सारा चीज़ उसको इन्फॉर्मेशन हो चुकी, ठीक है। जब बात आती है कि हम अपने प्रॉपर्टी के जो प्राइस हैं वो उसको बताएं कि हमारा जो प्लॉट है वो इस प्रकार से है, हमेशा ध्यान रखना उसको एग्जैक्टली लोकेशन के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है, वो भी कनेक्टिविटी के हिसाब से। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल 4, मैंने माना NH71B जो कि रेवाड़ी से, जो रेवाड़ी टू पलवल हाईवे है, ठीक है, उससे कनेक्टिविटी में हमने कोई भी प्रोजेक्ट हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है, मान के चलते हैं सेक्टर 9 है वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ के जो वार्ड नंबर, तो वो भी दर्शाएंगे कि वार्ड नंबर 7 में आता है या या फिर नगर निगम के अंतर्गत आता है, जो कि सोना बस स्टैंड से अम्बेडकर चौक से आप अगर लेफ्ट हो जाएंगे तो आपको 3 से 4 मिनट का ही रास्ता है, आप अपने प्रोजेक्ट पर पहुँच जाएंगे। और ये कनेक्टिविटी समझाने के बाद जहाँ पर उसे साइट पर विजिट कराते हैं ना, तो ये उसको एग्जैक्टली समझाना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग गलती ये कर देते हैं, समझाते ही नहीं, ठीक है। जब आप उसको अपनी साइट पे विजिट कराते हैं, देखिए बेस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव वही है जो एक बंजर प्लॉट को ताजमहल बना के दिखा दे कि ये ताजमहल होगा, ये ताजमहल होगा, एक दृश्य बना दे दूसरे इंसान के आंखों में, सच्ची तारीफ करके। और सच्ची तारीफ हम हर जगह करते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्लाइंट को जब आप विजिट कराते हो तो उस पर जिसको उस पर बिलीव रहता है, जैसे उसकी वाइफ या उसके फादर या उसके कोई जो बड़े बड़े बच्चे हैं उन्हें वो साथ लेके आएगा, तो अपने फ़ोन कॉल्स पे ही बोलो कि सर मैं यहाँ से अपना कैब भेज देता हूँ, जब आप आओगे तो अपने पिताजी को साथ लेके आना, अपनी वाइफ को साथ लेके आना। क्योंकि अगर वो क्लाइंट नहीं समझ पा रहा है, वो डिसीजन किस पे लेता है, अपनी वाइफ से, और वाइफ घर पर है, ठीक है, वो बोलेगी ठीक है देख लो आपको जैसा अच्छा लगे। और जब वो दोनों लोग आएंगे तो भरोसा दोनों में रहेगा, दोनों आराम से डिस्कस कर लेंगे वहीं पर। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। जब हम क्लाइंट को साइट पर विजिट कराएंगे, सबसे पहले हमें अपनी प्रॉपर्टी की 2 चीज़ें दिखानी है। आप किसी भी कंपनी में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर आप वर्क करते हो, एज ए फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, आप किसी भी पद पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा रियल एस्टेट में 2 चीज़ों का बताना बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें पॉइंट आप नोट कर लेना। पहला मैं लिख रहा हूँ कनेक्टिविटी, दूसरा आता है फैसिलिटी। कनेक्टिविटी हम कैसे समझाएंगे? एग्जाम्पल फॉर, आप एक क्लाइंट हो, हम आपको कनेक्टिविटी कैसे समझाएंगे अपने प्लॉट के बारे में? हम उसे समझाएंगे कनेक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से। हम कनेक्टिविटी ऐसे समझाएंगे कि हमारी कंपनी जो प्लॉटिंग कर रही है, जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, उसके चारों तरफ हमारी कंपनी बाउंड्री करा के आपको देगी। जब हम उस क्लाइंट को अपने साइट पे विजिट कराएंगे, विजिट कराने से पहले हमें आसपास की जितनी भी कनेक्टिविटी है वो उसको समझाना चाहिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब आप रेजिडेंशियल पर्पस से कोई इंसान उसको खरीदता है कि नहीं सर फ्लैट में मेरा मन हो गया, सोच रहा हूँ अपना खुद का अपना प्लॉट लूँ और वहीं पर रहूँ मैं, तो हमें क्या समझाना उसको? कनेक्टिविटी, कि सर जिस जगह आप अपना प्लॉट लेने वाले हैं वहाँ से गुड़गांव टू सोना एलिवेटेड जो हाईवे बनकर तैयार हो चुका है, वो मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर पर है। और जब आप उसको लेके जाएंगे कैब में तो आप समझाते ना, ये देखो एलिवेटेड है, पहले 30 मिनट लगते थे गुड़गांव टू सोना में, अब कितना लगता है? 10 मिनट मान ली, है ना। दूसरा, अभी जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी चालू नहीं हुआ है। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी जितना भी ट्रांसपोर्ट जो चलता है वो कहाँ चलता है? NH8 पर, दिल्ली टू जयपुर हाईवे चलता है कि नहीं चलता है? काफी सारा जाम भी लग जाता है कोई कारणवश। तो जो जाम की समस्या है, जितना भी ट्रांसपोर्ट है, वो अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जब चालू हो जाएगा, और वो तकरीबन सर यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे, ट्रांसपोर्ट की सर्विस है। कुछ लोग क्या करेंगे, उसको इंडस्ट्रियल हिसाब से भी देख लेंगे, इंडस्ट्रियल पर्पज से। तो आप देख सकते हो, जब जिस भी कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है,
अगर आज वहाँ पर इंडस्ट्रियल अगर बिजनेस कोई डालना चाहे तो ट्रांसपोर्ट की सर्विस आसान है, क्योंकि जब तक इंडस्ट्रियल सर्विस अगर चालू करना चाहते हैं तो आपके पास ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ही जरूरी है। तो दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आप उन्हें दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, पता ना रखा है, वहां से आप यूटर्न लेके एग्जिट हो सकते हैं। मुंबई टू दिल्ली कितना बेस्ट है ना, कनेक्टिविटी समझा रहे हैं हम उसको। फिर गुल्फ कोर्स बता सकते हैं, गुल्फ कोर्स जो लिंक रोड है, गुल्फ कोर्स एक्सपेक्शन जो लिंक रोड हम आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि सेक्टर से 55, 56 से जो मेट्रो जो आने वाली है, वो रैपिड मेट्रो की सुविधा भी आपको पता होगा। आप न्यूज़पेपर जो आपके पास फाइल्स रहती है आप उन्हें समझा सकते हैं कि देखो सर, गुड़गांव में जो रैपिड मेट्रो है वो सोना कनेक्ट कर, जैसे IMT कनेक्ट करने का एक प्लान गवर्नमेंट ने रखा है, उसी प्रकार से IMT सोना भी बनाने का प्लान गवर्नमेंट रख रही है। तो रैपिड मेट्रो भी सर यहीं से गुजरेगी, और रैपिड मेट्रो को वास्तविकता में जो उसका लेआउट देखेंगे तो लाखों बात से होकर ही गुजरता है। इम्पोर्टेंट जो चीज़ उसको समझानी है वो समझानी है आपको KMP हाईवे के बारे में। KMP हाईवे तो चालू है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसको। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, साइट चल रही है। आप शायद गए होंगे ना, पता होगा, उन्हें पता होगा, वो गए थे उस दिन। तो KMP कुंडली मानेसर पलवल जो KMP का हाईवे है वहाँ से बहुत कनेक्टिविटी में है, और लूप पॉइंट वहाँ पर तो अभी दिखाया गया है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में अभी तो लूप पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं उसको मैप में समझा देता हूँ कि हाँ भाई लूप पॉइंट भी वहाँ पर है। लेकिन KMP का लूप पॉइंट तो वहीं दे रखा है एग्जिट होने के लिए। कितने दूरी पर? 3 किलोमीटर बता सकते, 4 किलोमीटर जब आप जाएंगे अंदाजा लगा कि उस हिसाब से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम उस कनेक्टिविटी के हिसाब से बीच में फंसे पड़े। तो कनेक्टिविटी आपको अच्छी तरीके से समझानी है कि नहीं है? तो जब देखो कनेक्टिविटी इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि वो किसी भी पर्पस से खरीदना चाहे वो समझ जाएगा कि इसकी क्या कीमत होने वाली है। वो ये समझ ले कि आज प्लॉट खरीदूंगा, आज से 5 साल बाद इसको सेल करना है, बेचना है, कोई बात नहीं। आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, कल इसको बेचेंगे, काफ़ी अच्छे दाम लग जाएंगे, क्योंकि जगह सही है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया MB वाइटकॉर्न जो प्रेकॉर्ड सिटी प्लॉट्स है वो भी कनेक्टिविटी में 20 से 25 मिनट का टाइम है। गोदरेज हो गया, आसियाना हो गया, रहेजा हो गया, ये सब आप जब गुड़गांव से सोना की ओर जाएंगे तो सारे समझाते हुए जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिवेटेड अब तो बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। पहले कितना समय लगता था ना, अब खट से एलिवेटेड चढ़े और 10 मिनट में सीधा सोना, कोई ताम झाम नहीं, सीधा सोना। पहले लंबे जाम में खड़े रहते थे। तो हमेशा एक क्लाइंट को आप कनेक्टिविटी के बारे में बहुत ज्यादा फोकस करें, उसको समझ में भी आती है प्लॉट की कीमत। रेजिडेंशियल अगर वो पर्पस से, तो आप उसको समझाओ सोना मेन मार्केट ये सर यहाँ लगा, पास में है, बस स्टैंड भी देख लो, अम्बेडकर चौक से थोड़ा ही पास में है, तो ये कोर्ट हो गया, जैसे हॉस्पिटल हो गया, दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें कनेक्टिविटी में है, स्कूल भी है ना। अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरत पड़ती है किसी रेजिडेंशियल पर्पस से, तो पुलिस स्टेशन भी सर पास में है, स्टेडियम वगैरह, टेम्पल्स वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको अच्छी तरीके से दर्शाओ। जब हम बात करते हैं कि फैसिलिटी पर, ठीक है, दूसरा पॉइंट आप समझेंगे कि फैसिलिटी, अब वो कहता है कि फैसिलिटी क्या मिलेगी हमको। चलो आज हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर भी देते हैं, तो हमको फैसिलिटी क्या मिलेगी। फैसिलिटी में आप उसको समझाएं जो हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के चारों तरफ तो बाउंड्री करवाएगी, बाउंड्री करवाने के बाद हमारी कंपनी बाउंड्री करवाएगी, वो किसी का भी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं देगा हमारी कंपनी, वो आपको नहीं देना है, सिर्फ हमारी कंपनी करवाएगी। ऑल जो भी सोसाइटी है उसके अंदर CCTV कैमरे हमारी कंपनी से लगवाएगी, ठीक है। मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड भी हमारी कंपनी प्रोवाइड, जो सिक्योरिटी रहेगी वो भी हमारी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। इसके बाद जो कार पार्किंग आपकी दी जाएगी वो भी हमारी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। दूसरा जो आपको स्विमिंग पूल की जरूरत पड़ेगी वो भी हमारी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। जैसे क्लब हाउस हो गया, क्लब हाउस भी हमारी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके वाटर तक जो भी सिस्टम, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करके देगी। इसमें आपको अदरवाइज कोई पैसा देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देना है। पेमेंट करना चाहता हूँ तो कोई बात नहीं, डाउन पेमेंट हो जाएगा सर, होम लोन्स आप ले सकते हैं। तो कनेक्टिविटी और फैसिलिटी अच्छे तरीके से उसको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। होम लोन्स की जितना वो डाउन पेमेंट करना चाहे, काफ़ी ज़्यादातर तो लोग तो ऐसे ही डाउन पेमेंट कर देते हैं ना, एक्चुअली उनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है। तो इन चीज़ों पे, 2 चीज़ों पे आप जब बात करेंगे, तो मैंने आपको फिर समझाया कि देखो फैसिलिटी समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 24/7 आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी।
प्रॉपर लाइट बैकअप हमारी कंपनी देगी, पार्किंग देगी आपको, सिक्योरिटी प्लस CCTV कैमरेज, है ना, सेफ्टी भी अधिक जो इंटरकॉम होते हैं वो सारी हमारी कंपनी देगी इस अंदर। तो आपको फिर वही मेंटेनेंस चार्ज जो आपको लगते हैं, है ना, जिम, क्लब हाउस, ये स्विमिंग पूल, ये सारी हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करिए, कोई प्रॉब्लम से नहीं है। फिर तो वो आपका कुछ सालों बाद मेंटेनेंस चार्ज जो सबसे लगेगा वो आपसे लगेगा, बात खत्म है। समझ जाएगा क्लाइंट, कभी फेल ही नहीं होगा क्लाइंट अगर इतनी आप बात करते हैं। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही रहेगा।